हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी ने किया है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी की शब्दावली का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकार के लिए जो कल्पना ही समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति वांछनीय है, वह बिहारी में पूरी तौर से वर्तमान थी। बिहारी की यह विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समास शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुंफित कर देते हैं। कौन? तो आचार्य शुक्ल। अब कामयनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो किसने कामयनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिवादी कवियों के साहित्य को दरबारी कवियों का साहित्य मानकर उसमें जो अच्छा लिखा गया था उसकी दाद दी और जो अंश चमत्कारी था उसकी कड़ी आलोचना की। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने युग के नए साहित्य छायावाद का निर्शीर विवेक किया, उसकी अच्छाइयों की तारीफ की और कामयनी को मानवता का रसात्मक इतिहास भी कहा और दूसरी ओर उसकी मधुचर्या की निंदा भी की। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह कथन जो है मैला आंचल से लिया गया है। कौन सी रचना से ली गई है? तो मैला आंचल से लिया गया है। अब इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। प्रस्तुत कथन फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से लिया गया है। किसके? फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से लिया गया है। इस कथन का संदर्भ डॉक्टर प्रशांत के जाति के बारे में लोगों की जिज्ञासा है। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो किसने कहा है? तो केशव ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देख रहे हैं। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। उनकी कविता का क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्राय कही जाती है। अब एक दोहा है, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। अब इस दोहे से जो रिलेटेड अर्थ है, आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। किसने बोला? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला केशव के बारे में।
कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। कौन? तो केशव। किसने बोला? तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। अब है रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन व्रत है। क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये जीवन व्रत है। क्या है इसका मूल रूप? जीवन व्रत है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप जीवन व्रत है। कृष्ण भक्ति कवियों की जीवन व्रत की चर्चा जिन ग्रंथों में है उनके नाम है कृति और लेखक। 84 वैष्णव वन की वार्ता गोकुलनाथ जो है इसका लेखक है, और 252 वैष्णव वन की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ ही है लेखक। भक्तमाल का जो है वो नाभा दास है। भक्तमाल का कौन है? नाभा दास है। और भाव प्रकाश का लेखक हरि राय है। कौन है? भाव प्रकाश का लेखक हरि राय। वल्लभ दिग्विजय का जो लेखक है यदुनाथ है। कौन है? यदुनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक जो है वो कौन है? तो गोकुलनाथ है। कौन है? गोकुलनाथ। 84 वैष्णव वन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो यह जो है वो गोस्वामी गोकुलनाथ जी का ही रचना है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है तो 84 वैष्णव वन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक जो है वो कौन है? तो गोकुल दास। कौन है? गोकुल दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु युग। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। यह कथन भारतेंदु युग से संबंधित है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर उतना ध्यान नहीं रखते थे, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी। मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। अब है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विजयदेव नारायण शाही जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है।
अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। मार्क्सवादी आलोचक में सर्वप्रथम शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ है प्रगतिवाद। कौन सा है आलोचना ग्रंथ? प्रगतिवाद। इनका जो स्थापना हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्रगतिवाद का स्थापना? तो 1946 ईस्वी में। साहित्य की परख जो है इसका जो स्थापना हुआ था वो 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। आलोचना के मान जो हुआ था वो कब हुआ था? आलोचना का मान जो है वो 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। साहित्य की समस्याएं और साहित्य अनुशीलन है। साहित्य की समस्याएं जो है और साहित्य अनुशीलन है। सर्वविख्यात मार्क्सवादी आलोचक जो है वो रामविलास शर्मा है। उनके आलोचना ग्रंथ है प्रगति और परंपरा, जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रगतिशील साहित्य की समस्या जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। आस्था और सौंदर्य जो है वो कब स्थापना हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय आलोचक है अमृत राय, जो नई समीक्षा, और नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। अब है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक जो है वो है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु जो है वो संकलन त्रय में नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में नाटक के कथा विन्यास और औचित्य के संबंध में 3 प्रकार के ऐक्य विधान है का प्रावधान है। ये है स्थान, काल तथा कार्य के ऐक्य। इसे परिभाषिक शब्दावली में संकलन त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्दावली में संकलन त्रय कहते हैं। जो घटनाएं नाटक में दिखाई जाए उनका संबंध एक ही स्थान से हो, यह नहीं कि एक दृश्य आगरा का हो तो दूसरा कोलकाता का। इसी को स्थान की एकता कहते हैं। जो घटना नाटक में दिखाई जाए वह वास्तव में उतने समय की हो जितना कि नाटक के अभिनय में लगता हो। इसे समय की एकता कहते हैं। कथा वस्तु एक रस हो। इस एक रसता को निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं मिलता। इस नियम को कार्य एकता कहते हैं। कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्व रहता है, किंतु एकता का मतलब है शुष्क वैविध्यहीन एकता। क्या होता है? एकता का मतलब शुष्क वैविध्यहीन एकता नहीं।
इसका अर्थ है समय की एकता, स्थान की एकता, कार्य की एकता का उल्लेख अरस्तु ने त्रासदी का विवेचन करते हुए लिखा है। त्रासदी को यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा या इससे कुछ अधिक समय तक सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है। यहीं से काला नवीनती का तत्व सामने आया। स्थान की एकता का तत्व काला नवीनती से ही उद्भूत माना जाता है। कार्यान्वयी के संबंध में अरस्तु का कथन है, कथानक को जो कार्य व्यापार की अनुकृति होता है, एक तथा सर्वांग पूर्ण कार्य का अनुकरण करना चाहिए और उसमें अंगों का संगठन ऐसा होना चाहिए कि यदि एक अंग को भी अपनी जगह से इधर से उधर करे तो सर्वांग ही छिन्न भिन्न और अस्त व्यस्त हो जाए। कथानक का आरंभ, मध्य और अंत एक सूत्र में बंधा होना चाहिए। कथानक का जो आरंभ है वो मध्य और अंत एक सूत्र में बंधा होना चाहिए। संकलन त्रय में कथानक शामिल नहीं है। इस प्रश्न के विकल्प सी में वस्तु दिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से कथा वस्तु होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो गीत जो है वो सम्मिलित नहीं है। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? तो सही जानकारी जो है वो नैतिक है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। विज्ञापन के संबंध में सही जानकारी देना ही नैतिकता है, जिससे उपभोक्ता उत्पादों का सही क्रय कर सके, और अन्य विकल्प में अनैतिकता प्रदर्शित है। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? तो शून्य पठनीयता नहीं है। फीचर लेखन का उद्देश्य मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन होता है। शून्य पठनीयता इसमें शामिल नहीं है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए रेडियो आलेख में लिखते समय। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड। रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम, अतः रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शेष रेडियो आलेख लिखते समय प्रयोग करना चाहिए। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन। क्या तात्पर्य है टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से? तो विज्ञापन। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पाद के विक्रय हेतु श्रव्य दृश्य संचार के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जो कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम में कुछ समय के लिए प्रसारित की जाती है। अब है साहित्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साहित्य शिवेतर रक्षते हैं, ये पॉइंट फर्स्ट सही है। सामान्य के लिए है, यह पॉइंट सेकंड भी सही है। अब थर्ड है सबका हित चाहता है, तो
साहित्य से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट सही है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट डिटेल देखते हैं। काव्य निर्माण में 100% कल्पना शक्ति का विशेष हाथ रहता है और यही कल्पना अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिंब निर्माण के क्षेत्र में अदा करती है। उसका महत्वपूर्ण कार्य बिंब प्रस्तुत करना है और शेष कथन साहित्य के बारे में सत्य है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।